नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सेजल परमार ने अपनी छोटी बहन को व्हाट्सएप से एक स्क्रीनशॉट भेजकर मैसेज किया जिसमें उसकी न्यूड फोटो को वायरल करने की धमकी देकर पैसे मांगने की बातचीत थी। यही नहीं, उसने स्टेटस भी लगाया था कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। बहन के मोबाइल पर स्टेटस और उसके द्वारा भेजा गया मैसेज देखकर छोटी बहन ने तुरंत सेजल परमार से बात की थी। तब सेजल परमार ने बताया था कि कुछ दिनों पहले उसने बैंक लोन की जानकारी के लिए अपने मोबाइल में कैशमाई ऐप डाउनलोड किया था। उसी समय उसने ऐप की सारी कंडीशन एक्सेप्ट कर ली थीं। इसके बाद उसके फ़ोन ने एक्सेस दे दिया था। कहने का मतलब यह है कि इस तरह उसका फ़ोन हैक हो गया था। इसके कुछ दिनों बाद उसके व्हाट्सएप पर उसकी न्यूड फोटो भेजकर धमकी दी गई थी कि अगर उसने जितने पैसे मांगे जा रहे हैं उतने पैसे नहीं दिए तो उसका यह फोटो उसके सभी रिश्तेदारों और मित्रों को तो भेज ही दिया जाएगा, सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया जाएगा। अपने न्यूड फोटो देखकर सेजल घबरा गई थी। उसने कई बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए पैसे मांगने वालों को करीब 45,500 रुपये भेज चुकी थी, पर वे तो अभी भी पैसे की मांग कर रहे थे। गुजरात का सूरत शहर साड़ियों के लिए जाना जाता है। यहाँ साड़ियाँ तैयार करने के लिए छोटी छोटी तमाम फैक्ट्रियाँ हैं, इसलिए पूरे देश से लोग यहाँ रोजी रोटी की तलाश में आते हैं। अपनी नौकरी की वजह से ही मूल रूप से गुजरात के कोसंबा के रहने वाले दौलत भाई परमार का 25 साल पहले सूरत तबादला हुआ, तो फिर वह यहीं के होकर रह गए थे। वह इनकम टैक्स विभाग में नौकरी करते थे। सूरत के ही जहांगीरपुरा में उन्होंने अपना मकान बना लिया था, जहां वह अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी जागृति बेन के अलावा 2 बेटियां और एक बेटा था। दौलत भाई परमार के बच्चों में सेजल परमार सबसे बड़ी थी। बड़ी होने की वजह से मम्मी पापा की लाडली थी। फिर वह पढ़े में भी बहुत अच्छी थी, इसलिए मम्मी पापा उसे जान से ज्यादा प्यार करते थे। सेजल परमार ने वनिता विश्राम स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की थी। 12वीं में उसकी स्कूल में तीसरी रैंक आई थी। इसके बाद उसने नवयुग कॉलेज से बीएससी किया। सेजल परमार इतनी ब्राइट स्टूडेंट थी कि कॉलेज में उसकी पहली रैंक आई थी। इसके बाद उसने वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में एमएससी किया, जहां उसकी सेकेंड रैंक आई थी। अच्छी रैंक आने के कारण उसे इसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल गई थी। अपनी नौकरी करते हुए वह पीएचडी भी कर रही थी। पीएचडी का उसका 1 साल पूरा हो गया था। 14 मार्च को उसका पीएचडी का रिजल्ट आया, जिसमें वह पास हो गई थी। वह बहुत खुश थी। लेकिन अगले दिन ही उसकी खुशी उड़न छू हो गई, क्योंकि ब्लैकमेलर ने उसके न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी देकर मोटी धनराशि की मांग किया। सेजल परमार बहुत परेशान हो गई। उसने यह बात अपनी बहन को बताई, तो छोटी बहन के कहने पर सेजल परमार ने थाना रांदेर जाकर अपने ब्लैकमेलिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने थाना रांदेर पुलिस को वे नंबर भी दिए थे जिनसे उसे मैसेज आ रहे थे। पता चला कि वे सभी नंबर पाकिस्तान की आईडी के थे। उसी दिन यानी 15 मार्च को पिता दौलत भाई परमार की नौकरी के 30 साल पूरे हुए थे, जिसके उपलक्ष्य में उन्होंने ऑफिस में तो मिठाई बांटी ही थी। सेजल परमार के कहने पर वह घर भी मिठाई लेकर आए थे। घर में खुशी का माहौल था। सबने साथ बैठकर मिठाई खाई थी। तब ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि सेजल परमार परेशान है। उसने पिता से तो क्या, घर में छोटी बहन के अलावा किसी अन्य से भी अपने ब्लैकमेल होने के बारे में कोई बात नहीं की थी। खूबसूरत सेजल परमार की बढ़िया नौकरी थी। वेतन भी अच्छा खासा था। वह घर से ही यूनिवर्सिटी जाती थी। 16 मार्च 2023 को भी सेजल परमार सफ़ेद सलवार और सफ़ेद कुर्ता पहनकर यूनिवर्सिटी जाने के लिए उसी तरह घर से निकली थी, जिस तरह रोज़ाना निकलती थी। पर उस दिन वह घर लौटकर नहीं आई।
दोपहर के बाद उसके भाई हर्ष परमार के पास रेलवे पुलिस का फोन आया कि वीर नर्मद दक्षिण यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर सेजल परमार ने उतराण और कोसाद रेलवे स्टेशन के बीच सौराष्ट्र एक्सप्रेस के आगे कूदकर खुद को खत्म कर ली है। यह खबर हर्ष परमार ने जब घर वालों को बताया तो घर वालों पर तो आफत ही टूट पड़ी। पूरा परिवार बिलख बिलख कर रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़े आए। वजह जानकर सभी को दुख हुआ, क्योंकि सेजल परमार ऐसी लड़की थी जो सबकी चहेती थी। खास रिश्तेदारों को भी सूचना दी गई। दौलत भाई परमार ऑफिस में थे। सूचना पाते ही अपने कुछ सहयोगियों के साथ वह घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। इधर हर्ष परमार अपनी मां, छोटी बहन, कुछ पड़ोसियों और नजदीकी रिश्तेदारों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गया। सबने पहुंचकर लाश की शिनाख्त किया। रेलवे पुलिस ने घटनास्थल की अपनी कार्रवाई पूरी करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए सूरत के सिविल अस्पताल भिजवा दिया। सेजल परमार की आत्महत्या का मुकदमा रेलवे पुलिस ने दर्ज कर जांच शुरू किया। सेजल परमार के पास से कोई नोट नहीं मिला था। रेलवे थाना पुलिस को पूछताछ में पता चला कि 2 दिन पहले सेजल ने सूरत के थाना रांदेर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने लिखाया था कि कोई उसे न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी देकर पैसे वसूल रहा है। रेलवे पुलिस को जब पता चला कि यह ब्लैकमेलिंग का मामला है और इसकी रिपोर्ट पहले से ही थाना रांदेर में दर्ज है, तो उन्होंने सेजल परमार की आत्महत्या का जो मुकदमा दर्ज किया था उसे थाना रांदेर को ट्रांसफर कर दिया। थाना रांदेर के एसएचओ इंस्पेक्टर अतुल सोनारा इस मामले की जांच में लगे ही थे। उन्हें तो पहले से ही पता था कि यह ब्लैकमेलिंग का मामला है। उन्होंने घर वालों से पूछताछ शुरू किया। पूछताछ में पता चला कि सेजल परमार का विवाह 3 साल पहले 9 दिसंबर 2021 को सूरत के ही एक परिवार में हुआ था, पर उसका पति विवाह के 3 महीने बाद ही उस पर बदचलनी का आरोप लगाकर अस्पताल ले जाने के बहाने मायके छोड़ गया था। ससुराल वाले उस पर डिवोर्स के लिए दबाव डाल रहे थे। सास ने महिला थाने में सेजल परमार पर चीटिंग का मुकदमा भी दर्ज कराया था, जिसके लिए सेजल परमार को थाने जाकर बयान भी दर्ज कराना पड़ा था। इस तरह ससुराल वाले सेजल परमार को प्रताड़ित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे, पर मायके वालों ने सेजल परमार को तनाव में नहीं आने दिया। सभी लोग हर तरह से उसका सहयोग कर रहे थे। वीर नर्मद दक्षिण यूनिवर्सिटी में उसे असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल ही चुकी थी। वह 12 बजे तक एमएससी के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाती थी। उसके बाद अपनी पीएचडी की पढ़ाई करती थी। यूनिवर्सिटी वह अकेली ही आती जाती थी। वह अपने काम पर पूरा ध्यान दे रही थी। इसलिए ससुराल वालों के परेशान करने के बावजूद उसने कभी थाने में शिकायत नहीं दर्ज कराई थी। डिवोर्स का भी मुकदमा इसलिए नहीं किया था कि उसे बार बार थाने या कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जिससे उसकी पढ़ाई का नुकसान होगा। वह पढ़ाई पूरी करने के बाद डिवोर्स लेना चाहती थी। सेजल परमार के घर वालों ने आरोप लगाया था कि यह सब सेजल परमार के पति ने कराया होगा, क्योंकि वह सेजल परमार को परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वैसे भी सेजल परमार को बदनाम करने के लिए सभी से कहता था कि सेजल परमार भाग गई है। उसी ने सेजल को न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी दिलाई होगी, क्योंकि सेजल परमार ने आत्महत्या करने से पहले उसे 3 फोन किए थे, पर उसने फोन नहीं उठाया था। अगर उसने फोन उठा लिया होता तो शायद सेजल परमार जिंदा होती। पुलिस ने जब इस मामले की गहराई से जांच की तो पता चला कि सेजल परमार की ससुराल वाले सेजल परमार के साथ कैसा भी व्यवहार करते रहे हों, पर इस मामले में उनका कोई हाथ नहीं है। सेजल परमार के साथ यह जो ब्लैकमेलिंग हो रही थी, इसकी उन्हें जानकारी थी, क्योंकि ब्लैकमेलर्स ने सेजल परमार का मोर्फ किया हुआ फोटो उसके पति को भी भेजा था। उसने वह फोटो अपने घर वालों को दिखाया भी था, पर इसकी जानकारी ना तो सेजल परमार को दी थी, ना ही उसके घर वालों को दिया था। उसने सेजल की आत्महत्या के बाद भी किसी को नहीं बताया था कि उसके पास सेजल का मोर्फ किया हुआ फोटो आया था। जब सेजल परमार के ससुराल वाले बेगुनाह दिखे तो पुलिस ने उन नंबरों के माध्यम से जांच आगे बढ़ाने का फैसला किया,
जिनसे सेजल को मैसेज भेजे जा रहे थे। पता चला कि तीनों नंबर पाकिस्तान के थे। पुलिस को इन नंबरों पर शक हुआ, क्योंकि सेजल परमार ने जिस आईडी पर पैसे भेजे थे वे इंडिया की थीं। इससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि जिन पाकिस्तानी नंबरों से फोन किया जा रहा था वे वर्चुअली बनाए गए हैं। वे सेजल परमार की मौत के बाद भी मैसेज करके पैसे भेजने के लिए कह रहे थे। इतना ही नहीं, वे पुलिस को भी इस तरह गालियां दे रहे थे जैसे उन्हें पुलिस का जरा भी डर नहीं था। यह पूरा मामला सोशल मीडिया से जुड़ा था, इसलिए सूरत के पुलिस कमिश्नर अजय तोमर ने इस मामले में थाना पुलिस की मदद के लिए पुलिस की साइबर टीम को भी लगा दिया। इस मामले को डीसीपी हर्षद मेहता खुद हैंडल कर रहे थे। साइबर विभाग ने जब आईपी एड्रेस की जांच की तो सारे नंबरों की लोकेशन बिहार की मिली। इसके बाद गुजरात पुलिस की एक टीम बिहार के जिला जमुई गई। बिहार का यह नक्सली इलाका है। तब भेष बदलकर स्थानीय पुलिस की मदद से सूरत की पुलिस ने 5 मई 2023 को जमुई के केवली गांव से 3 लोगों अभिषेक कुमार, रोशन कुमार और सौरभ राज को गिरफ्तार किया। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे मात्र 10वीं पास हैं। उन्होंने ऑनलाइन सर्च द्वारा फोन हैक करना सीखा और घर से दूर खेतों में या जंगलों में बैठकर लोगों को मोर्फ की गई न्यूड फोटो भेजकर वायरल करने की धमकी देकर पैसे वसूल करते हैं। वे किसी के फोन में एप्लीकेशन भेजकर ऑफर देते हैं। तमाम कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद मोबाइल एक्सेस दे देता है। इसके बाद उसकी फोटो को मोर्फ करके न्यूड फोटो भेजकर धमकी देकर पैसे वसूलते हैं। ऐसा ही उन्होंने सेजल परमार के साथ भी किया था। सेजल परमार ने कुछ पैसे भेजे भी थे, लेकिन वे तो लाखों रुपए मांग रहे थे। जब सेजल परमार ने उतने पैसे देने से मना किया तो उस पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने मोर्फ किया गया उसका न्यूड फोटो उसके पति को ही नहीं, उसके दोस्तों को भी भेज दिया था। पति के पास उसका न्यूड फोटो पहुंच गया है, इस बात की जानकारी सेजल परमार को हो गई थी। ससुराल वाले उसे ऐसे ही बदनाम कर रहे थे। अब उन्हें बदनाम करने के लिए सेजल परमार की न्यूड फोटो भी मिल गई थी। अगर उन्होंने उसकी फोटो वायरल कर दी तो वह और उसके घर वाले समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। सेजल परमार ने पति को यही बताने के लिए कई बार फोन किया था, पर उसने फोन उठाया ही नहीं था। तब इज्जत बचाने के लिए सेजल परमार ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों के पास से लैपटॉप, प्रिंटर, कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट मशीन और करीब 15,000 आधार कार्ड की फोटोस्टेट कॉपियां जब्त की थीं। ये लोगों को लोन की किस्त भरने के नाम पर फंसाते थे और उनका फोन हैक करके न्यूड फोटो भेजकर धमकाकर पैसा वसूल करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों को स्थानीय अदालत में पेश करके ट्रांजिट रिमांड पर सूरत लाया गया। अभिषेक, रोशन कुमार और सौरभ से पूछताछ में पता चला कि इस मामले में यही 3 लोग शामिल नहीं हैं। रिमांड के दौरान पूछताछ में इनके पाकिस्तान कनेक्शन का पता चला। इनके साथ रेशम कुमार, लकबीर ट्रेडर्स, जूही शेख और शांतनु जोंगले भी यही काम कर रहे थे। इन सभी के नंबर बिहार से गिरफ्तार अभियुक्तों से मिल गए थे। पुलिस को अन्य लोगों की लोकेशन तो नहीं मिली, पर जूही शेख की लोकेशन मिल गई थी। वह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्ट्रीट के पांजा सेंटर में रहती थी। उसे गिरफ्तार करने के लिए सूरत पुलिस की एक टीम भेजी गई। इस टीम में 6 सदस्य शामिल थे, जिसमें 2 महिलाएं थीं और 4 पुरुष थे। इस टीम का नेतृत्व खुद एसीपी BM चौधरी कर रहे थे। विजयवाड़ा पहुंचकर पुलिस टीम ने लोकेशन तो ट्रेस कर लिया, पर यह पता नहीं चल पा रहा था कि जूही शेख रहती किस घर में है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह मुस्लिम बहुल इलाका था। तब सूरत से गए पुलिसकर्मियों ने स्थानीय पुलिस की मदद से अपने नाम बदलकर मुस्लिमों जैसे कपड़े पहने और किराए का मकान ढूंढने के बहाने जूही शेख की तलाश शुरू किया। वे कभी पति पत्नी बनकर लोगों से मकान के बारे में पूछते थे तो कभी भाई बहन बनकर। पुलिस 3 दिनों तक जूही शेख का पता लगाने के लिए भटकती रही। तीसरे दिन जैसे ही जूही शेख की सही लोकेशन मिली, पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस जिस समय उसे गिरफ्तार करने पहुंची,
वह बाथरूम में घुसकर मोबाइल का डाटा डिलीट कर रही थी। तलाशी में उसके पास 3 मोबाइल फोन, 2 बैंकों की पासबुकें और 72 यूपीआई एड्रेस मिले थे। पता चला कि उसके कुल 7 बैंक अकाउंट थे। उसे भी स्थानीय अदालत में पेश करके ट्रांजिट रिमांड पर सूरत लाया गया। जूही शेख को सूरत लाकर अदालत में पेश किया गया, जहां से पूछताछ के लिए उसे रिमांड पर लिया गया। फोन तथा ईमेल आईडी की जांच से पता चला कि वह आसानी से कर्ज चुकाने के नाम पर लोगों को ठगती थी और वह यहां से जो पैसे वसूलती थी उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में बैठे अपने आका जुल्फिकार को डिजिटल करेंसी बिटकॉइन के माध्यम से भेजती थी। डीसीपी हर्षद मेहता ने बताया कि जूही शेख एप्लीकेशन के माध्यम से सेक्सटॉर्शन की बदौलत रोजाना 50 से 60 हजार रुपए की ठगी कर रही थी। यह काम वह पिछले 5-6 सालों से कर रही थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने सभी अभियुक्तों को अदालत में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।